पुराने जमाने का एक छोटा गांव शिवपुर, जहां ईर्ष्या का जहर रिश्तों से गहरा था। लोग अपने गम भूलकर दूसरों की खुशियां गिनने में लगे रहते थे। वैसे ही उस गांव में रोहन अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। एक दिन कमला ने रोहन से कहा, सुनते हो जी, बारिश सिर पर है। ये टूटा घर बच्चों को कैसे बचाएगा? पिछले बारिश में ही घर टपक रहा था। अगर इस बार मरम्मत नहीं करवाओगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। करवा तो लेता कमला, पर दिन रात मेहनत के बाद भी पैसे नहीं बचते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हर साल यही बहाना, और हम भीगते से हरते रहते हैं। बहाना नहीं, सच है। जब जेब खाली हो तो मन भी लाचार हो जाता है, पर तुम मुझे समझने के लिए तैयार नहीं होती हो। रोहन इतना कहकर गुस्से में खेत की ओर चला जाता है। आसमान और गहरा हो गया था। उसकी नजरें बादलों पर पड़ी। लगता है आज ही बरसात शुरू हो जाएगी। मुझे जल्दी खेत का काम खत्म करना होगा। थोड़ी ही देर में हवा तेज चलने लगी। अचानक काले बादल गरजने लगे और देखते देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उधर रोहन का कच्चा घर जगह जगह से टपकने लगा। हे भगवान, ये तो मैं सोच भी नहीं पाई थी। खाना भी नहीं बनाया, गुस्से में, और अब ये बारिश। अगर घर में पानी भर गया तो बच्चों का क्या होगा? चलो थोड़ा बहुत बना देती हूँ, खाली पेट रहेंगे तो और मुश्किल होगी। वो खाना बनाने के लिए उठती कि अचानक चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। बेटी गौरी दौड़ कर आई। माँ, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, इसीलिए तबीयत खराब हो गई। बेटी मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। सुबह से भूखी हो ना, मैं तेरे लिए अभी कुछ बना देती हूँ। कमला ने उठने की कोशिश की, लेकिन बारिश का पानी अब छत से टपक टपक कर पूरे घर में फैल रहा था। वो बैठ गई। हाय मेरी किस्मत, मैंने रोहन से कितनी बार कहा था कि घर की मरम्मत करवा लो। अब देखो हम इस बारिश में कैसे रहेंगे और खाना भी कैसे बनेगा। कमला बीमार थी और पति से नाराज होकर सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। गौरी भी भूखी थी। कमला ने फिर से कुछ पकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत ने उसे कुछ पकाने ही नहीं दिया। बाहर बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं सुमन काकी से कुछ खाने को मांग लाती हूँ, जिसे माँ खाकर अपनी दवाइयाँ खा लेगी। नहीं तो इस तरह माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। वो हिम्मत जुटाकर पड़ोसियों के घर मदद मांगने जाती है। सुमन काकी, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ खाने को दे दीजिए ताकि वो खाकर अपनी दवाई ले सके। अरे तुम्हारे माँ बाप तो खुद मेहनत करते हैं, फिर भी एक वक्त का खाना नहीं जुटा पाते। जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। काकी, उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही है कि हमारे घर की छत भी टपक रही है। बस थोड़ा सा दे दीजिए। हमारे पास खुद खाने के लाले पड़े हैं, तुझे कहाँ से दूं? अब मैं क्या करूं? माँ को कुछ तो खिलाना होगा। वो एक और घर में जाती है। क्या हुआ? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे हर बार यही बहाना, यही तो धंधा है तुम लोगों का। कितना भी हो, मांगने की आदत नहीं जाएगी। चल निकल यहाँ से। अरे पकौड़े तैयार हैं, गरम गरम आ जाओ और खा लो। काकी ने पकौड़े बनाए हैं, उनमें से 2 दे दीजिए मेरी माँ के लिए। इतना कीमती बेसन और तेल आता है, मैं पकोड़े बांटने लगूं? जा कहीं और मांग। इतना कहकर राघव अंदर चला जाता है। फिर गौरी बारिश में भीगी हुई अपने घर वापस आती है। बेटी, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही। तुम भी बारिश में क्यों भीग रही हो? बैठ जाओ, मत जाओ, बाहर बहुत बारिश है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को बुला लाती हूँ। नहीं बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश है। ऐसे में तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तुम मत जाओ। नहीं माँ, आपकी हालत बिगड़ रही है, मैं पिताजी को जरूर बुलाऊंगी। इतना कहकर गौरी मूसलाधार बारिश में ही घर से निकल जाती है और चलते चलते खेत के पगडंडी पर से ही कहती है, पिताजी,
पिताजी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, चलिए ना। लेकिन रोहन अपने कामों में लगा रहता है और उसे गौरी की आवाज सुनाई तक नहीं देती है। तभी गौरी बारिश में भीगते हुए कांपने लगती है और गिर पड़ती है। तभी वहाँ पास से गुजर रहा एक बूढ़ा गणेश उसे देखता है। अरे, ये बच्ची तो गिर गई। बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी तेज बारिश में? घर चली जाओ। काका, मुझे पिताजी को बताना है कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। तुम घर जाओ, मैं खुद तेरे पिता को ये खबर दे दूंगा। धन्यवाद काका। इतना करके गौरी अपने घर के लिए निकल जाती है और बूढ़ा व्यक्ति रोहन के पास जाता है। अरे रोहन बेटा, क्या हुआ काका? आप इतने परेशान क्यों हैं? तेरी पत्नी की हालत बहुत बिगड़ गई है। तेरी बेटी कब से तुझे आवाज दे रही थी, पर तूने एक बार भी जवाब नहीं दिया। हे भगवान! काका, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। रोहन हक्का बक्का घर की तरफ भागता है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचता है तो देर हो चुकी होती है। कमला इस दुनिया से जा चुकी थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ, उठो ना। देखो, मैं यहाँ हूँ, आप उठो ना माँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? गौरी बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया? पिताजी, माँ कुछ भी नहीं बोल रही। मैंने कितनी बार हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन ये आंख भी नहीं खोल रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गौरी। कमला, उठो, देखो मैं आ गया हूँ। मेरी तरफ देखो। तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार तो बोलो कमला। रोहन के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी पड़ोस से राघव और सुमन भागते हुए आ जाते हैं। अरे अरे, ये तो मर गई बेचारी बेचारी। और इसमें तेरी ही गलती है रोहन। तेरे जैसे आदमी को बीवी का हक नहीं होता। तूने कभी इसे ढंग से खाना तक नहीं दिया और आज सुबह तो लड़ाई भी कर रहा था। शायद लड़ाई में ही तूने इसे जान से मार दिया। और आज सुबह तेरे घर से चीखने और झगड़े की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। बेचारी तेरी बेटी आज मेरे घर आई थी रोते रोते। बस इतना कह रही मुझे कुछ खाने को दे दो। तू आदमी होकर भी अपनी औरत को भूखा रखता था। नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कमला मेरी जान थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? तेरी आंखों में देख सकता हूँ तू झूठ बोल रहा है रोहन। गांव में और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सबकी नजरों में शक और ताने थे। रोहन एक कोने में अपनी पत्नी के शरीर के पास बैठा था, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मुखिया जी, हमारे पड़ोसी रोहन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो राघव? भला कोई अपनी पत्नी की कैसे हत्या कर सकता है? ये तो सरासर अन्याय है। सुबह से ही इसके घर में झगड़ा हो रहा था और फिर ये गुस्से में खेत चला गया। इसकी मासूम बेटी गांव में रो रो कर मदद मांग रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी मां मर चुकी है। मुझे यकीन है रोहन ने ही उसे मारा होगा। ये तो गंभीर बात है। हमें महाराज को खबर देनी चाहिए। मुखिया जी, ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, वरना कल को कोई और भी अपनी औरत पर हाथ उठाने से पहले नहीं डरेगा। अगर हम चुप रहे तो ये अपराध बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए हमें अभी और इसी वक्त महाराज के पास जाना होगा। हाँ राघव, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे घिनौने काम पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देर करने का मतलब है अपराधी को खुली छूट देना। चल चल, अभी के अभी राजमहल चलते हैं। राघव और मुखिया महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। कहो, क्या हुआ? किस शिकायत के लिए आए हो? महाराज, हमारे गांव में रोहन नाम का एक आदमी है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और गांव वालों से झूठ बोल रहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। कोई अपनी पत्नी को भला क्यों मारेगा? उसकी पत्नी हमेशा उसे छोटे छोटे काम करने को कहती थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था और उसी दिन उसने उसे मार डाला और खेत चला गया। उसकी मासूम बेटी को भी नहीं पता था कि उसके पिता ने क्या किया। महाराज, मैं उसका पड़ोसी राघव हूँ। मेरा घर रोहन के घर के बिल्कुल बगल में है। आए दिन वहां झगड़े होते थे। हम सब ने अपने कानों से उनकी आवाजें सुनी हैं। उसकी पत्नी हमेशा रोती चिल्लाती थी और
आज तो लगता है झगड़ा इतना बढ़ गया कि रोहन ने गुस्से में उसे जान से ही मार डाला। यह हमारे राज्य का घिनौना अपराध है। सैनिक, तुरंत जाओ और रोहन को लेकर मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक गांव में पहुंचते हैं। रोहन, चलो, महाराज ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। अभी इसी वक्त तुम्हें राजमहल जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे अभी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना है। मैं अंतिम संस्कार करके आ जाऊंगा। अंतिम संस्कार बाद में होगा, अभी तुम्हें महाराज के सामने चलना होगा। चलो। नहीं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। बेटी, इसका फैसला महाराज करेंगे, तुम चिंता मत करो। गौरी बेटा, परेशान मत होना, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर रोहन सैनिकों के साथ राज दरबार की ओर चला जाता है। आओ आओ रोहन। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना था। क्या कोई काम था आपको? बड़े भोले बन रहे हो तुम। अपनी पत्नी की हत्या करके अब ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे वो खुद ही मर गई हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। ये झूठ बोल रहा है महाराज, इसने ही जान से मारा है। राघव, तू क्या बोल रहा है? तुम्हें पता है वो मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की माँ। मैं उसे मारने की सोच भी कैसे सकता हूँ? चुप हो जा रोहन, हम सब तुम्हारे बारे में अच्छे से जानते हैं। सच यही है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की है। तो फैसला हो चुका है रोहन। सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं, यानी तुम ही अपराधी हो। तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। नहीं, ऐसा मत करिए महाराज। मेरी एक छोटी मासूम सी बच्ची है, वो अकेले कैसे रहेगी? मैंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार तक नहीं किया। मुझ पर तरस खाइए महाराज। बस बहुत हुआ, हर अपराधी यही कहता है। सैनिकों, इसे पकड़कर कारावास में डाल दो। सैनिक रोहन को पकड़कर ले जाते हैं। बगल में खड़े बूढ़े गणेश सब सुन रहे होते हैं। नहीं, जरूर इसमें कुछ और बात है। मुझे सच का पता लगाना होगा। गणेश रोते हुए गौरी के पास जाता है। काका, मेरे पिताजी, वो क्यों नहीं आए? वो कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी को महाराज ने कारावास की सजा दे दी है। तुम्हारी माँ को जान से मारने का इल्जाम सभी गांव वालों ने तुम्हारे पिताजी पर डाल दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काका, मेरे पिताजी ने माँ को नहीं मारा। माँ की तबीयत तो पहले से ही खराब थी। बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हारे पिताजी को जरूर छुड़वाऊंगा। दिन बीतते हैं। एक दिन गणेश किसी काम से बनिए के घर जाता है। बनिया और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। आखिर हमारा काम हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। कौन सा काम? अरे वही, रोहन की पत्नी कमला को मैंने जहर दे दिया था। किसी को भनक तक नहीं लगी और सारा दोष रोहन पर लग गया। लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा? फायदा? अरे रोहन ने मुझसे खेती के लिए कर्ज लिया था। अब उसकी बीवी मर गई, वो कारावास चला गया, तो उसकी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। क्योंकि 6 महीने का मैंने वक्त दिया था पैसे देने के लिए, जो वो पैसे नहीं दे पाएगा और फिर वो जमीन मेरी। हो, ये तो आपने कमाल कर दिया, और किसी को तो पता भी नहीं चला। और सुनो, मैंने जो काढ़ा दिया था, इस बारिश और ठंड ने उसका असर और तेज कर दिया। जहर का कोई निशान भी नहीं बचा। तो अब तो हमें और जमीन मिल जाएगी और हम और अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल, यही तो मेरा प्लान था। गणेश ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ओह, इस बनिए ने अपने लालच के चक्कर में इतना बड़ा पाप किया है और रोहन पर इल्जाम लगा दिया। मुझे ये बात तुरंत जाकर महाराज को बतानी होगी, और ये राज है जिसे उजागर करना होगा। गणेश बिना देर किए महाराज के दरबार में पहुंचता है। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उससे रोहन के बारे में। अरे, उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, अब उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? नहीं महाराज, रोहन ने अपनी पत्नी को नहीं मारा, बल्कि मैंने बनिए और उसकी पत्नी की बातें सुनी हैं।
बनिए ने कमला को उस दिन जहरीला काढ़ा दिया और हंसते हुए कहा था कि रोहन बर्बाद हो जाएगा और उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो गणेश? क्या ये सब सच है? हाँ महाराज, ये सच है। मैंने अपने कानों से सुना है। सैनिकों, बनिए को तुरंत मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में बनिए को दरबार में लाया जाता है। क्या हुआ महाराज? आपने मुझे दरबार में क्यों बुलाया? कोई आवश्यक काम था? सच बोलो, क्या तुमने कमला को जहरीला काढ़ा दिया था? महाराज नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। बनिया, मैं झूठ और सच में फर्क करना जानता हूँ। अगर अभी सच नहीं बोला तो सजा और भी कड़ी होगी। महाराज, मैं कसम खाता हूँ। बनिया, यहाँ तुम्हारे झूठ की कोई कीमत नहीं। सैनिक, इसे ऐसी सजा दो कि जुर्म कबूल किए बिना यहाँ से हिल भी ना पाए। महाराज, मैं कबूल करता हूँ। हाँ, मैंने ही कमला को जहरीला काढ़ा दिया था ताकि रोहन कर्ज न चुका सके और मैं उसकी जमीन हड़प लूं। सैनिक, रोहन को तुरंत कारावास से रिहा करो। जो आज्ञा महाराज। बनिए की जमीन और संपत्ति जब्त की जाए और गांव के गरीबों में बांट दी जाए और बनिए को आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। कृपया इतनी कठोर सजा मत दीजिए। गलती तुमने एक नहीं, दो जिंदगियों को बर्बाद किया। एक की जान ली और एक बेगुनाह को कारावास के पीछे डाल दिया। ये तुम्हारा लालच बहुत ही घिनौना है। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा काटनी ही पड़ेगी। सैनिक बनिए को पकड़कर ले जाते हैं। तभी रोहन दरबार में आता है। रोहन, हमें माफ कर दो। हमने बिना पूरी जांच पड़ताल किए तुम्हें सजा सुना दी। ये हमारी भूल थी और हम इसे स्वीकार करते हैं। मंत्री जी, रोहन को कुछ धन दिया जाए ताकि इसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और ये अपनी बेटी के साथ सम्मान से जिंदगी जी सके। तुम्हारा भी धन्यवाद गणेश, तुमने मुझे एक गलत फैसला करने से बचा लिया। महाराज, ये तो मेरा एक नागरिक होने के नाते फर्ज था। तभी मंत्री कुछ धन लेकर रोहन के हाथ में देता है। महाराज, ये धन लेकर मैं क्या करूंगा जब मेरी पत्नी ही इस दुनिया में नहीं रही? हिम्मत रखो रोहन, तुम्हारी पत्नी नहीं है लेकिन तुम्हारी बेटी है। उसके लिए तुम्हें जीना होगा। रोहन धन लेकर गांव लौटता है। तभी गौरी दौड़ते हुए उसके पास आती है। पिताजी, पिताजी, आप आ गए? मैं बहुत परेशान थी। सोच रही थी आप कब आएंगे। आखिर सच्चाई सबके सामने आ ही गई बेटा। काका, आपने मुझे बेगुनाह साबित किया। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। गणेश ऊंची आवाज में गांव वालों से कहता है। सुन लो सब, रोहन बेगुनाह है। तुम सब ने मिलकर झूठी गवाही दी थी और इसे फंसा दिया था। तभी राघव और कुछ गांव वाले आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे रोहन, मैंने भी बिना सोचे समझे तेरे खिलाफ बोल दिया। हम सब ने गलती की। मुझे भी माफ कर दो राघव, मैं भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई थी। तुम्हारे साथ हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो बीत गया वो बीत गया। बस अब सच और इंसाफ का साथ देना। उस दिन के बाद रोहन अपनी बेटी गौरी के साथ पक्के मकान बनाकर रहने लगता है। महाराज से मिले धन से वो अपना सारा कर्ज चुका देता है और मेहनत करके एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। एक बार की बात है, नीलमपुर नामक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। उसकी विवाह की उम्र हो चुकी थी। तो एक दिन उसके पिता सुरेश अपनी पत्नी शीला से कहते हैं, राजू की माँ, मैं क्या कह रहा था कि अपने राजू की उम्र विवाह की हो गई है। क्यों ना राजू की शादी करा दी जाए। आप कह तो ठीक रहे हैं जी, लेकिन इस नालायक को अपनी बेटी देगा कौन? क्योंकि ये लड़का कोई काम धंधा भी तो नहीं करता, बस पूरे दिन घर पर बैठा रहता है और खाना खाता रहता है या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है जी, करे तो करे क्या। मैंने एक शहर के मित्र से बात की है। उसने कहा है
कि राजू को शहर भेज दो, मैं उसे काम दिलवा दूंगा। लेकिन ये राजू गांव से जाने का नाम भी नहीं लेता। ये शहर जाएगा क्यों भला? ये तो राजू बहुत ही बड़ा आलसी लड़का है और काम करने से हमेशा ही बचता रहता है जी। आपने भी तो देखा है। पर और कर भी क्या सकते हैं? एक बार इससे बात करके देख लेते हैं, क्या पता जाने के लिए मान जाए। और वैसे भी अभी तो राजू घर पर नहीं है, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया होगा। शाम को आ जाने दीजिए, फिर उससे बैठ के बात कर लेते हैं। शाम हो जाती है और राजू घर पर वापस लौट आता है। उसी वक्त शीला खाना पका रही होती है और सुरेश उसके पास खाट पर बैठे होते हैं। तभी राजू आता है और उनसे बोलता है, माँ, खाना बन गया। बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। अभी अभी बाहर से आया है बेटा, पहले जाकर हाथ मुंह तो धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना परोस देती हूँ। हाथ मुंह धोकर आ, तुझसे कुछ बात भी करनी है। जल्दी आ, फिर बताता हूँ। तभी राजू हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। देख बेटा, मेरी उम्र हो गई है और तेरी माँ की भी उम्र ढलती जा रही है, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और शहर जाकर कोई काम करो। पिताजी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाकी मैं कभी कभी आपकी मदद के लिए खेतों में आ ही जाता हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो भी मेरा काम नहीं रुकेगा, और अगर तुम कहीं और काम करोगे तो घर की आमदनी भी बढ़ेगी। काम तो मैं यहाँ भी करना चाह रहा हूँ, मगर गांव में कोई काम ही नहीं है, इसीलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। मुझे पता था तेरा कोई ना कोई तो बहाना जरूर होगा, इसीलिए मैंने अपने शहर वाले दोस्त से तेरे लिए बात की है और उसने कहा है कि वो तुम्हें शहर में कोई ना कोई काम दिला देगा। और मैंने सोच लिया है कि तुझे कल शाम की बस पकड़कर शहर जाना होगा। पिताजी, मैं शहर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहकर आपकी मदद करवाना चाहता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगा। तुझे शहर जाना है मतलब जाना है, मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी को इतने गुस्से में देखकर राजू चुप हो जाता है और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह राजू के घर के बाहर उसका दोस्त आता है। तभी राजू अपने दोस्त से बोलता है, पिताजी ने तो सोच लिया कि वो मुझे काम पर लगाकर ही रहेंगे और शहर जरूर भेजेंगे। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो वहां जाकर दिन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। पर भाई, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पिता ने तो फैसला कर लिया है कि वे तुम्हें शहर भेज कर ही रहेंगे। सही कह रहे हो छोटे, अब मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। चलो, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। इसके बाद राजू तैयारी करने लगता है और शाम को शहर जाने वाली बस पकड़कर शहर चला जाता है। राजू के शहर जाने के बाद रात में खाना खाते वक्त सुरेश और शीला आपस में बातें करते हैं। आपको क्या लगता है जी, वो अच्छे से काम कर तो लेगा ना? अब उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि वो वहाँ अच्छे से काम करे, ताकि हम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसका विवाह कर सकें। 2 साल बाद राजू अपने गांव वापस लौट आता है। उसने वहां पर बहुत अच्छी तरह से काम किया था और काफी सारा पैसा भी कमाया था। तभी एक रात खाना खाते वक्त सुरेश शीला से बोलते हैं, मैं सोच रहा था कि अब राजू का विवाह कर दिया जाए। राजू अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया है। क्या कहती हो शीला, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखा जाए? सही कह रहे हैं जी आप। अब राजू की उम्र भी हो गई है शादी करने की, और मेरी भाभी की पहचान में एक सुंदर लड़की है। आप कहें तो बस उससे बात कर सकती हूँ मैं। हाँ जरूर, तुम्हारी भाभी की पहचान की है तो वो राजू को अच्छे से जानती होगी। तुम कल उनसे बात करो। शीला अपनी भाभी से बात करके अपने बेटे राजू का रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिनों में बड़े ही धूमधाम से राजू का विवाह कर दिया जाता है। राजू की पत्नी का नाम नैना था और वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही राजू काम करने के लिए शहर में चला जाता है। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, पर अचानक से एक दिन सुरेश को दिल का दौरा पड़ जाता है और नैना बहू ये सुनते ही सभी लोग भागते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सुरेश बेहोश हो गया है। हे राम, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है जी? कोई डॉक्टर को बुलाओ। नैना, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ।
सुरेश जी की सांसें चेक करनी है। लेकिन माँ जी, पिताजी की सांस तो बंद हो गई है। ये सुनते ही शीला जोर जोर से रोने लगती है। तभी नैना फोन लगाकर सारी बातें राजू को बता देती है कि पिताजी की मौत हो चुकी है। पिताजी की मौत की खबर सुनते ही राजू जल्दी से घर आ जाता है। राजू अपने परिवार के साथ अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करता है और कुछ दिनों तक घर पर ही रहता है। एक दिन राजू अपनी पत्नी नैना से बोलता है, अब पिताजी की मृत्यु को काफी समय बीत गया है। अब माँ भी सब कुछ भूलने लगी हैं। अब मुझे वापस शहर चलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, तो आप कल शाम को, बस कल शाम को ही चले जाना, क्योंकि काम का सीजन भी तो है। अगले दिन राजू शहर के लिए निकल जाता है। घर पर अब नैना और राजू की माँ ही बचती है। एक दिन नैना खाना बना रही होती है, तभी वो अपने आप से बड़बड़ाती हुई कहती है, यार इस बुढ़िया के पास तो काफी ज्यादा जेवर होंगे ना। अगर ये जेवर मुझे मिल जाए तो सोचो उसे पहनकर मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। पर ये बुढ़िया मुझे अपने गहने देगी भी कैसे? एक बार मांग कर देखती हूँ, क्या पता दे दे। अगर दे देगी तो अच्छा होगा, और नहीं देती तो फिर मैं देखती हूँ। और अगर नहीं देगी तो मैंने दिन रात इसकी सेवा की है, अपने ऊपर ना ध्यान देकर बस इसके लिए बस पूरे दिन खाना ही बनाती रहती हूँ। इसे जेवर तो देना ही चाहिए मुझे। देखती हूँ कैसे जेवर नहीं देती है। इसके बाद नैना अपनी सास शीला के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास में रखे हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं? जरा मुझे बताइए ना। शीला को वो गहने काफी ज्यादा पसंद थे, क्योंकि वो गहने शीला ने और उसके पति ने बड़े ही प्रेम से बनवाए थे। बेटी, वो गहने अभी मेरे पास ही रहने दो। मेरे मरने के बाद वो सब तुम्हारे पास ही तो आने वाले हैं। वैसे भी वो गहने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बेटी। ये सुनते ही नैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। शीला को भी काफी ज्यादा दुख होता है और वो सोचती है कि उसे वो गहने दे देने चाहिए थे। आखिरकार ये सारे गहने उसी के तो होने वाले थे। उसके बाद से उसकी बहू नैना अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती, हमेशा शीला के ऊपर चिल्लाती रहती थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन शीला नैना को अपने पास बुलाती है। नैना बेटी, कहाँ हो? सुनो जरा। क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ, बोलो क्या काम है आपको मुझसे? इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बात कर रही हो मुझसे? बेटी, जब से मैंने तुम्हें गहने देने से मना किया है, तुम्हारा व्यवहार काफी ज्यादा बदल गया है। अगर तुम्हें गहने चाहिए तो ये लो चाबी, और मेरे कमरे के बक्से में वो सारे गहने रखे हैं, उन्हें जाकर ले लो। अच्छा, इधर लाइए चाबी, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। चाबी लेकर नैना माँ जी के कमरे में जाती है और तभी वहां से पीछे पीछे शीला भी आ जाती है। गहने मिलने के बाद में नैना का व्यवहार अच्छा होने की जगह काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। वो सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाती थी, और जब भी शीला खाने के लिए पूछती तभी वो अपनी सास से कहती कि अभी खाना नहीं बना है और मेरा आज खाना बनाने का मन भी नहीं है। तभी मजबूरन शीला को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था। एक दिन जब शीला खाना बना रही थी तभी अचानक से बिना बताए उसका बेटा आ जाता है और अपनी माँ को काम करता देखकर वो अपनी माँ से पूछने लगता है, आओ बेटा आओ, तुम कब आए? कैसे हो? बैठो, मैं अभी खाना परोसती हूँ तुम्हारे लिए, साथ में मिलकर खा लेते हैं। खाना मैं खा लूंगा माँ, लेकिन पहले ये बताओ कि नैना कहाँ है और तुम खाना क्यों बना रही हो? तभी नैना मटकते हुए बाहर से आती है। उसको बाहर से आता देखकर राजू उससे कहता है, नैना, तुम कहाँ गई थी और माँ खाना क्यों बना रही हैं? क्या तुमने खाना नहीं बनाया था? क्योंकि राजू बिन बताए आया था, इसलिए उसे यूं देखकर नैना पूरी तरह से चौंक जाती है। सुनाई नहीं दिया क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। माँ खाना क्यों बना रही है और तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? वो मैं पड़ोस वाली आंटी के पास किसी काम से गई थी, इसलिए खाना नहीं बना पाई, और मैं आकर खाना बनाने ही वाली थी। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम बहाना बना रही हो, और ये गहने जो तुमने पहने हैं ये तो माँ के हैं। मतलब तुमने माँ के गहने तक ले लिए? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमारी माँ का ये हाल कर दिया। मैंने सोचा था
कि मैं अचानक से घर आकर आप सबको ये बताऊंगा कि मैंने शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया है और अब हम सब वहां रहेंगे। पर अब हम सब वहां नहीं, सिर्फ मैं और मेरी माँ वहां रहेंगे, तुम नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा वापस दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। माफी हमसे नहीं, जिसके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया है उनसे मांगो। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें आपके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। फिर सभी लोग राजू के साथ शहर जाकर सुखी जीवन बिताने लगे और उसके बाद नैना भी अपनी सास शीला का अच्छे से ख्याल रखने लगी।